आज हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग की और स्पेशली हम हिस्ट्री टेकिंग फॉर इंटरनल मेडिसिन की बात करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो पेशेंट के बायोडाटा का पता होना चाहिए, ठीक है? और ये पहले हम एक सिनॉप्सिस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मतलब हिस्ट्री टेकिंग का एक सिनॉप्सिस क्या है और फिर हर चीज़ का जो है एक फ्रेमवर्क क्या है, और उस फ्रेमवर्क में हर एक चीज़ को डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें पेशेंट से पूछनी है और फिर बार-बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है ताकि टाइम मैनेजमेंट भी हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें सब कुछ पूछना होता है, ठीक है? तो सबसे हो गया पहले बायोडाटा, जिसमें मरीज़ का नाम वगैरह शामिल है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट जिसको कहते हैं। इसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, और जिसमें बेसिकली चीफ कंप्लेंट्स को ही इलेबोरेट करते हैं डिटेल में। उसके बाद होगी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री और फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। इसके अलावा ड्रग एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री। ये हो गई बेसिक हिस्ट्री। इसके बाद चीफ कंप्लेंट्स को हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में एलेबोरेट करने के बाद सिस्टमिक रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। और सिस्टमिक रिव्यू में पहले जनरल हेल्थ के बारे में पूछना, उसके बाद हेड, आई, ईयर, नोज, नेक, थ्रोट इसके बारे में पूछना, ठीक है? जिसको आप HEENT के बाद की तरह एब्रीविएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आई, ईयर, नोज, थ्रोट को मेंशन करने का मतलब ये कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने याद करना है। क्या-क्या क्वेश्चंस को याद करना है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। फिर सिस्टमिक रिव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिलेटेड, रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के रिलेटेड, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड। तो उसमें यूरिनरी सिस्टम हो गई जनरल सिम्टम्स, फिर मेल में जो है स्पेसिफिक प्लस जेनिटल सिम्टम्स, और फीमेल्स में जो है जो स्पेशल इसमें है वो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जो ऑलरेडी हम डिस्कस इधर कर चुके हैं। इसके अलावा सिस्टमिक रिव्यू में ही नर्वस सिस्टम की हिस्ट्री, हेमाटोलॉजी की हिस्ट्री, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हिस्ट्री जिसमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, वास्कुलाइटिस एक्सेट्रा, स्किन की हिस्ट्री, स्किन कंडीशंस की हिस्ट्री, एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री। तो इसमें से हर ये जो सिस्टम है, हर एक सिस्टम की बहुत ज़्यादा डिटेल में हर पेशेंट में नहीं जाना होता। वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, उसमें कौन सी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। तो वो जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको इन डेप्थ देखना होता है। बाकी सिस्टम्स जो है उसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो उनको बस इतना पूछना होता है ताकि एक रिव्यू मिल जाए कि पेशेंट की कोई और कोमॉर्बिड है या नहीं। इसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, इसके बाद जो है एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, आईवी ड्रग अब्यूज़ के बारे में, सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में, ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी और अब्रॉड, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, हॉबीज और लीजर एक्टिविटीज़ के बारे में। ये जल्दी जल्दी पूछना होता है, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि टाइम एक स्पेसिफिक टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक ब्रॉड आइडिया हो सके। इसके बाद आता है सोशल हिस्ट्री। तो सोशल हिस्ट्री को देखें, OFAHR, ये एक निमोनिक सा है जिसमें O फॉर ऑक्यूपेशन, F फॉर फाइनेंस, फाइनेंस हो गया, ठीक है? और H फॉर हाउस एंड सराउंडिंग हो गया, और A फॉर एनी पेट्स, एनिमल्स, कुकिंग एंड मिल्क हो गया, ठीक है? और R फॉर रिलेशनशिप्स एंड डोमेस्टिक हो गया। तो ये सोशल हिस्ट्री के लिए OFAHR एक अच्छा सा निमोनिक है। इस तरह हर चीज़ के लिए एक निमोनिक हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो बेसिक हिस्ट्री का एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में होना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद जो है इसके बाद पर्सनल एंटेसिडेंट्स टू द डिजीज़। इसका मतलब ये है कि कौन से इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट हुई है हॉस्पिटल स्टे के दौरान, इमरजेंसी में या इंडोर, और पेशेंट की एजुकेशन क्या है अपनी बीमारी के बारे में, अबाउट डायग्नोसिस, नेचर ऑफ द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। मतलब जो उसको जो बीमारी है उसकी बीमारी के बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, डायग्नोसिस के बारे में कोई उसको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, उसकी डिजीज़ की नेचर क्या है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये चीज़ें पूछना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा फंक्शनल स्टेटस, एबिलिटी टू मूव, क्लोथ, फीड हिमसेल्फ एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ये पूछना ज़रूरी है। और फाइनली कंसर्न्स, फॉर एग्जाम्पल आपके नज़दीक बीमारी के हवाले से सबसे बड़ा मसला क्या है, ठीक है? अच्छा, इसमें रिफ्लेक्ट बैक समरी, रिफ्लेक्ट बैक समरी का मतलब ये है कि आपने पेशेंट को ये बताना है, आपने मुझे ये कुछ अभी तक बताया है, ठीक है? मतलब जो उसने बताया है उसमें से आप मेन पॉइंट्स पेशेंट्स को बता दें ताकि कंफर्म हो जाए। क्या आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जो मुझसे पूछने में रह गई हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। एंड फाइनली क्या आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस है। अब ये जो है, ये ब्रॉडली जो है ना, ये एक फ्रेमवर्क हो गया। अब इसमें हर एक स्टेप को हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इधर बायोडाटा है, तो अब बायोडाटा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बायोडाटा में बेसिकली पूछना क्या है। अब ये बायोडाटा जो है, अगर कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट हो जाए तो वार्ड में उसकी ये बायोडाटा तो लेना ज़रूरी है। वार्ड में जो चार्ट होता है पेशेंट का, जो फॉर्म होता है उसका, तो उसके लिए इतना ज़्यादा डाटा लेना ज़रूरी है। लेकिन एग्जाम में जो है उसमें ये सब चीज़ें फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर या डेट वगैरह, ये इतना ज़रूरी नहीं है। उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें पूछनी होगी इवन एग्जाम में भी, ठीक है? फॉर एग्जांपल सोर्स बायोडाटा में सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपका होगा, वो तो पता चल ही जाएगा। पेशेंट खुद बता रहा है या कोई उसका जो कोई रिलेटिव है वो बता रहा है, ठीक है? आपने पेशेंट को ये बताना है बायोडाटा में, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फलान खाना है, मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक तफसील से पूछूंगा और फिर आपका मुआयना करूंगा ताकि आपकी बीमारी की तशखीस की जा सके। आप जो कुछ बताएंगे वो मालूमात किसी और को फराहम नहीं की जाएंगी। तो उसमें
पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल भी रखा जाएगा और पेशेंट को अपनी का कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आप फिर पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी ज़ुबान में बोलने में आसानी होगी, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, सराइकी में, पश्तो में, जो भी आपकी पेशेंट बोल सकता है, तो वो उसके मुताबिक आप रख लें। अगर पेशेंट को और आपको मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग गैप है तो फिर कोई ट्रांसलेटर होगा। तो अगर एग्जाम में है तो एग्जाम में तो अवेलेबल होगा ही, क्योंकि उनको एग्जामिनर्स को पता होगा वो कि ट्रांसलेटर रख देंगे। मरीज़ का नाम पूछना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, और कॉल बाय पेशेंट नेम थ्रू आउट। तो पेशेंट का नाम लेना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। चाचा मामा बोलने के से अच्छा है कि पेशेंट का नाम बोला जाए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि जो है सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाम ज़रूरी है। बस सिर्फ अगर पेशेंट का नाम आ गया तो आई थिंक काफ़ी है। एज ज़रूरी है और डेट ऑफ बर्थ इतना ज़रूरी नहीं है, एज इन ईयर्स ज़्यादा ज़रूरी है। और जेंडर तो ऑब्वियस ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। रिलीजन जो है ज़्यादातर मतलब नहीं पूछते इधर हमारे यहाँ, लेकिन ज़रूरी है, बायोडाटा का हिस्सा है, स्पेशली वो पेशेंट्स जो वार्ड में होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी रिलीजन की इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो हमने मरीज़ का डाटा लेना भी है लेकिन क्लूज से भी पता लगाना है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर जो रिलीजन है तो रिलीजन के बाज़ क्लूज मिल जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कि माइनॉरिटी है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस बड़ा ज़रूरी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ज़रूरी है, एजुकेशन स्टेटस ज़रूरी है, कंप्लीट एड्रेस भी ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ इतना भी पूछ लिया जाए कि पेशेंट का ताल्लुक कहाँ से है तो वो भी चलेगा, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर नॉर्मली वार्ड ओपीडी में तो ज़रूरी है और प्रेजेंटेड ऑन डेट दिस एंड इन ओपीडी और ईआर, ठीक है, और हॉस्पिटल लिस्ट। तो ये चीज़ें जो है वार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, लेकिन एग्जाम में जो आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की उसमें इतना ज़रूरी मुझे नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन के बारे में। तो फिर उसमें आपने पेशेंट से ये पूछना है आप अस्पताल किस मसले की वजह से आए, इस मसले के साथ आपको और भी कोई तकलीफ थी, इससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे, यही मसला पहले तो कभी नहीं रहा, ठीक है। तो ये राइट डाउन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारा जो एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत डिटेल में आप लिख नहीं सकते। अगर वार्ड में हो तो उसमें तो आप सब चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और डिटेल में आपको लिखना ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जो पेशेंट को कंडीशन है, फीवर है 3 मंथ से, एब्डोमिनल पेन है 2 मंथ से, तो वो इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर प्रेजेंटेशन भी करनी है और उसमें ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। चीफ कंप्लेन के बाद बारी आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस या प्रेजेंटिंग इलनेस, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में तकरीबन जो है हर एक जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, जो चीफ कंप्लेन है, उसको एलेबोरेट करना पड़ता है। और उसके सिंपल प्रोसीजर ये है कि पहले जो उसका स्टेप है उसमें पेशेंट जो है ख़ुद बोलता है, मतलब अपनी अल्फाज में बोलता है। फिर उसके बाद जो है लीडिंग क्वेश्चन किए जाते हैं दूसरे पैरा में हर चीफ कंप्लेन के लिए, और फाइनली उस कंप्लेन के लिए कोई मेडिसिन। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आप किसी रिस्क फैक्टर या पास्ट हिस्ट्री का भी पूछ सकते हैं अगर रेलेवेंट हो, ठीक है। डिस्क्राइब ओनली इफ रेलेवेंट, अदरवाइज मेंशन इन द पास्ट हिस्ट्री। तो जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट, टीबी, एस्मा, हेपेटाइटिस बी, सी या एपिलेप्सी, ठीक है। तो काला पीला यरकान हेपेटाइटिस बी, सी, मिर्गी वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये अगर रेलेवेंट हो, अदरवाइज़ ये पास्ट हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये मतलब एक बात है कि आप प्रेजेंट इलनेस में हर एक चीफ कंप्लेन को एलेबोरेट करते हैं। एंड फॉर ईच प्रेजेंटिंग कंप्लेन या चीफ कंप्लेन डिस्क्राइब ऑल पार्टिकुलर्स एज फॉलोज, ठीक है। इसके अलावा हर कंप्लेन को, फॉर एग्जांपल पेन है, एब्डोमेन है या हेडेक है, वो एक कंप्लेन है, तो हर एक कंप्लेन को एलेबोरेट करेंगे कुछ इस तरह से। उसके लिए आप फॉर्मूले या निमोनिक्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल SDO, एक ICRT पैरा, या जिस तरह OD पारा होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि S फॉर साइट, हाथ लगा के बताएंगे दर्द किस जगह पे है, साइट का पूछेंगे, ड्यूरेशन का पूछेंगे, कितने टाइम से है, ऑनसेट का पूछेंगे कि मतलब सडनली ऑनसेट हुआ या ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हुआ, ठीक है। व्हाट वाज पेशेंट डूइंग एट टाइम ऑफ ऑनसेट, ठीक है। तो ये SDO में आ गया। फिर ICRT में इंटेंसिटी पूछ लें, माइल्ड है पेशेंट इग्नोर्स इट, मॉडरेट है कांट इग्नोर इट बट डज नॉट इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़, सिवियर है डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस है, और वेरी सिवियर है मार्केडली इंटरफेयर्स विद डेली एक्टिविटीज़। तो हर एक कंप्लेन के लिए, फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो माइल्ड मॉडरेट सिवियर है, चेस्ट पेन है तो माइल्ड मॉडरेट सिवियर है, या कोई इस तरह की फटीग है, या कोई भी कंप्लेन है। तो अब हर एक चीफ कंप्लेन को ये पैरामीटर्स जो है ना इस निमोनिक के थ्रू हम एलेबोरेट करेंगे ईजिली। एग्जाम्स के लिए इस तरह के निमोनिक याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो टाइम लिमिट होता है और इंसान इतनी चीज़ें मेमोराइज
नहीं कर सकता। तो ये निमोनिक पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अच्छा, अब फिर आ जाती है बात करेक्टर की, C4 करेक्टर। तो करेक्टर या पैटर्न, तो इसमें ये होता है कि आप इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूस है। इस तरह अगर पेन की बात करें, अगर फीवर है तो इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूस है, या पेन है तो कॉलिकी है, बर्निंग है, स्टेबिंग है या डल है। ठीक है। आर आ गया फॉर रेडिएशन। ठीक है। टी आ गया फॉर टाइमिंग, स्पेशल टाइमिंग्स या सर्केडियन वेरिएशन या मील के साथ वेरिएशन। ठीक है। पारा जो है, पारा में पी फॉर प्रोग्रेशन, बहुत ज़रूरी है कि मतलब तकलीफ़ या दर्द पहले से बेहतर है या बढ़ गई है। ठीक है। इसके अलावा एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, जो दर्द है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या जो भी है, जो भी कंप्लेन है, उसकी एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है, रिलीविंग फैक्टर क्या है, या एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है। इसके अलावा तो ये SDO ICRT पैरा या सोक्रेटिस पेन के लिए या ओडी पारा जो है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसी भी चीफ कंप्लेन को इलेबोरेट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ डिजीज़ या कंप्लेन ऑन पेशेंट्स लाइफ, ऑफिस या फैमिली। ठीक है। ये पूछना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आपको पेन है, तकलीफ़ है, ये किस लेवल का है, इससे आपकी पर्सनल लाइफ, ऑफिस लाइफ या फैमिली लाइफ कितनी हद तक डिस्टर्ब हो गई है, जिस तरह हमने इधर माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी में डिस्कस किया है। और इसके अलावा पेशेंट ने इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस या ट्रीटमेंट की है कि नहीं, अगर की है तो डिटेल्स बता दें। ठीक है। चेस्ट पेन के लिए ECG वगैरह की है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे की है कि नहीं, अगर की है तो डिटेल बता दें। इसके अलावा व्हाट एक्सप्लेनेशन पेशेंट हैज़ अबाउट द डिजीज़ गिवन बाय द डॉक्टर्स और फाउंड हिमसेल्फ ऑन द इंटरनेट। ठीक है। इसके बाद मतलब पेशेंट के बाद के पास जो है क्या इंफॉर्मेशन है, जिस तरह हमने ये इधर डिस्कस किया था बायोडाटा से पहले। इनिशियली हमने कहा था पर्सनल एंटीसीडेंट्स टू द डिजीज़। तो फाइनली रेलिवेंट क्वेश्चंस हियर। ठीक है ना। सिस्टमिक इंक्वायरी इधर नहीं करनी, मतलब सिस्टमिक इंक्वायरी अलग से ही है। जिस तरह हमने इनिशियली हिस्ट्री के सिनॉप्सिस में हमने कहा था कि ये हिस्ट्री का सिनॉप्सिस है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हमने फॉलो करना है। सिस्टमिक इंक्वायरी अलग से है। यहाँ पर हमने इनिशियली प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिया और फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन लिया। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन को हम हर चीफ में जो है, हर कंप्लेन को, हर चीफ कंप्लेन को ओडीपारा या SDO ICRT पैरा के थ्रू जो है एलेबोरेट करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टमिक इंक्वायरी नहीं करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बाद या प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद हम आ जाते हैं पास्ट हिस्ट्री की तरफ। ठीक है। तो मैं आपसे आपकी गुज़िश्ता सेहत के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आपके मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज में मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह बोलना है पास्ट हिस्ट्री के लिए, और पूछना क्या है, एनी हिस्ट्री ऑफ सिमिलर कंप्लेंट्स इन द पास्ट। जो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मतलब जो आपको दर्द है या सांस में ख़राबी है या नज़र की कमज़ोरी है या ब्लरिंग ऑफ विजन जो भी है, तो ये इस तरह पहले भी कभी हुआ है कि नहीं, तो ये रेलेवेंट है। ठीक है। ओवरऑल पिक्चर में रेलेवेंट होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अगर ब्लरिंग ऑफ विजन है तो कितनी मरतबा हुआ है, या किसी नमनेस है या वीकनेस है तो कितनी मरतबा पहले कभी हुआ है, कितने साल पहले हुआ है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट, इफ़ यस व्हाट ट्रीटमेंट वाज टेकन, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ली थी, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए ट्रीटमेंट ली थी, और ट्रीटमेंट लेने से क्या क्योर हो गया था यानी डिसेबिलिटी थी। अगर ट्यूबरकुलोसिस था तो कितने टाइम पहले था, और उसके लिए ट्रीटमेंट ली थी कि नहीं, ट्रीटमेंट ली थी तो कंप्लीट ली थी कि नहीं, और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका ट्यूबरकुलोसिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ब्लरिंग ऑफ विजन या वीकनेस जो थी वो, या हेडेक या चेस्ट पेन वगैरह ठीक हो गई थी या नहीं। ठीक है। एनी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, TB, एजमा, हेपेटाइटिस B, C, एपिलेप्सी। ठीक है। इफ़ एनी डिजीज इज पॉजिटिव आस्क सिम्टम्स इज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कंप्लायंस, कंट्रोल, मॉनिटरिंग। अगर पास्ट हिस्ट्री में किसी एक चीज़ के बारे में मेंशन कर दें तो आपने फिर डिटेल में जाके पूछना है कि डायग्नोसिस कब हुई, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के साथ आप कंप्लायंट है कि नहीं, और मॉनिटरिंग है कि नहीं, आप मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं, या कोई आपको मॉनिटर कर रहा है कि नहीं, और डिजीज़ कंप्लायंट के साथ कंट्रोल है कि नहीं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एडमिशन इन दी हॉस्पिटल, इन डिजीज़ में से किसी एक के लिए कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एनी हिस्ट्री
ऑफ डेज ऑफ वर्क ड्यू टू द डिजीज़, मतलब बीमारी की वजह से कोई छुट्टी की वो डेज ऑफ वर्क लिए कि नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री ज़रूरी है, और इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछना ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, सर्जिकल हिस्ट्री, सर्जरी, एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी पास्ट, किस चीज़ की के लिए सर्जरी की, डायग्नोसिस, उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप हुई कि नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी हुई कि नहीं, एनी सर्जरी डन इन दी विद इन लोकल एनेस्थेटिक्स, मतलब लोकल एनेस्थीसिया से ही कोई सर्जरी हुई कि नहीं। चाइल्डहुड हिस्ट्री में अगर पेशेंट को पता हो तो उसका नॉर्मल बर्थ, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी इस तरह की हो बर्थ रिलेटेड, तो वो अक्सर लोगों को पता होता है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर बता देते हैं लोगों को। तो बर्थ नॉर्मल थी कि नहीं, या बर्थ के टाइम कोई डिजीज़ थी कि नहीं, EPI स्केड्यूल कंप्लीट था कि नहीं था, हेपेटाइटिस बी और BCG की वैक्सीनेशन ली कि नहीं। तो BCG का स्कार अक्सर होता है लोगों का जिन्होंने ली होती है, तो स्कार होता है, उससे पता चल जाता है कि उस टाइम वैक्सीनेशन हुई थी या नहीं। आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे। तो लास्ट menstrual period, LMP is very important. First day of last menstruation, date of last menstrual period, LMP, and first day of last menstruation बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनार्की, मतलब एज ऑफ मिनार्की, मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हुई, पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं, पीरियड जब आते तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है। और डिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ फ्लो कितना होता है, साइकिल 28 डेज का होता है या वेरिएबल होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, और इसके अलावा कोई इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है कि नहीं, मेनोपॉज का पूछना है हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो किस एज में हुआ है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल पेशेंट हो, कोई भी केस हो, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मिस कर दी तो बस फेल। अच्छा, प्रेगनेंसीज का रिकॉर्ड पूछना बड़ा ज़रूरी है। रिकॉर्ड ऑफ ग्रेविडा, नंबर ऑफ, असल में मैं भूल चुका हूँ, मैं आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक लॉन्ग केस में भूल चुका हूँ, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मैंने नहीं ली, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसीज में जो है रिकॉर्ड ऑफ ग्रेविडा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, ग्रेविडा इज़ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, और पैरा, ग्रेविडा और पैरा अक्सर पूछते हैं। तो ग्रेविडा में नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आ जाती है, पैरा में जो है नंबर ऑफ बर्थ्स ऑफ बेबीज़ बियॉन्ड 20 वीक्स, ऐसे बेबी जो 20 वीक्स के बियॉन्ड चले जाते हैं वो पैरा में आ जाते हैं, चाहे फिर स्टिल बर्थ ही क्यों ना हो। और मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी, बर्थ के वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन, ब्लड लॉस, शिहान। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एक्लेम्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट में कोई लम्प्स, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्रग एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री पे, तो ये हम डिस्कस करते हैं थोड़े से टाइम के बाद।